और शायद आज भी वो तस्वीरें मौजूद है। ये जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया। बहुत लंबा संघर्ष चला। ये अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार मानने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और देश में जनता जनार्दन के सामर्थ्य से इमरजेंसी हटी। ये भारत के लोगों की रगों में जो लोकतंत्र है ना, उसी का परिणाम था। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी, आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी हो, इन सब का, मैं हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, मैं ही बताऊंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन जो बातें बता रहे थे, और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही, भी कविता है कब की है? उनको पता था, सभापति जी, उनको पता था ये कविता कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें। और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए हैं। आदरणीय सभापति जी, जो आज के लिए सही है, खड़गे जी को मैं आज वही कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार का जो दौर था, उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी।
और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही। 1970 में जब कांग्रेस, अरे चारों तरफ कांग्रेस का राज चलता था, उस समय नीरज जी का एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, फिर दीप जलेगा। हरिवंश जी तो अभ्यासु हैं तो उनको भली भांति पता है। उस समय उनका यह संग्रह प्रसिद्ध हुआ था, फिर दीप जलेगा। उसमें उन्होंने कहा था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो। नीरज जी ने अपनी कविता में कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आदरणीय नीरज जी ने कहा था, जब तक कांग्रेस का सूरज चमकता रहा, देश ऐसा ही अंधेरे में रहता रहा। कई दशक तक ऐसे ही हाल बने रहे। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, उस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य में भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना, तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है। और गरीब ने करके दिखाया, योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए, सशक्तिकरण के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल हुए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग गरीबी से निकले हैं, कठोर परिश्रम करके निकले हैं, सरकारी पर भरोसा करते हुए, योजनाओं को आधार बना करके, और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सरकार इस न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ डट करके खड़ी है, और बहुत कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। हम मिडिल क्लास के, नियर मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। हमने मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़े हिस्से को टैक्स में
इस बजट में जीरो कर दिया है। तो 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, इनकम टैक्स में 2 लाख तक मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी। हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, किसी भी समाज से क्यों न हो, उनको आयुष्मान योजना का लाभ देकर के, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास के बुजुर्गों को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने देश में 4 करोड़ घर बनाकर हमारे देशवासियों को दिए, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा घर शहरों में बने हैं। हमने घर खरीदने वालों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ करता था, उनको सुरक्षा देना बहुत जरूरी था, और इसी सदन में हमने रेरा का कानून बनाया है, जो आज मध्यम वर्ग के घर के सपने के खिलाफ जो रुकावटें थी, उसको दूर करने एक महत्वपूर्ण हथियार बना है। इस बार बजट में स्वामी इनिशिएटिव लाया गया है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के पैसे रुके हुए हैं और उनकी सुविधाएं अटकी हुई हैं, उनके उस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपया इस बजट में हमने आवंटित किया है, ताकि मध्यम वर्ग के उन सपनों को पूरा कर सकें। आदरणीय सभापति जी, स्टार्टअप का रिवॉल्यूशन जिसको आज दुनिया ने देखा है, और उसका एक प्रभाव भी है। ये स्टार्टअप चलाने वाले कौन है? ये स्टार्टअप चलाने वाले नौजवान ज्यादातर मिडिल क्लास के नौजवान हैं। आज पूरी दुनिया भारत के प्रति आकर्षित है, खास करके G20 समूहों की देश के 50-60 स्थानों पर जो मीटिंगें हुई, उसके कारण भारत को जो पहले सभी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु मानते थे, भारत को विशालता का उनको पता चला है, और आज विश्व का भारत के टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो व्यवसाय के भी अनेक अवसर आते हैं, और उसका लाभ भी हमारे मिडिल क्लास को बहुत मिलने वाला है, उनके आय के साथ। आदरणीय सभापति जी, आज हमारा मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और ये अभूतपूर्व है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य बना देता है देश का, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का मध्यम वर्ग विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कमर कस करके खड़ा हो गया है, हमारे साथ चल पड़ा है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ा रोल देश के युवाओं का है। हमें डेमोग्राफी का डिविडेंड, उस पर हमारा भी बल है। जो अभी स्कूल कॉलेज में है, वही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी बनने वाले हैं, और इसलिए उनके अंदर एक स्वाभाविक भाव है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे देश की विकास की यात्रा बढ़ेगी, और जो उनके लिए एक बहुत बड़ा और एक प्रकार से विकसित भारत का बेस हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज के नौजवान है, वो हमारा सामर्थ्य है। पिछले 10 साल में लगातार इस तबके को, इस बेस को मजबूत करने के लिए हमने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है।
21वीं सदी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा नीति के लिए पहले सोचा तक नहीं गया, जो चलता है चलने दो, जैसा होता है होता ही रहो। करीब 3 दशक के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के हम आए। 3 दशक के अंतराल। इस नीति के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। उसमें एक की मैं चर्चा करता हूं, पीएम श्री स्कूल। ये पीएम श्री स्कूल आज करीब 10-12 हजार स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं और नए बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने शिक्षा नीति में बदलाव लाया है। मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में परीक्षा, इस पर हमने बल दिया है। देश आजाद हुआ, लेकिन ये कुछ गुलामी की मानसिकता कहीं कहीं जकड़ के रखा था ना, उसमें ये हमारी भाषा भी थी। हमारी मातृभाषा के साथ घोर अन्याय हुआ और गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, वंचित का बच्चा वो इसलिए रुक जाए ताकि उसको लैंग्वेज नहीं आती है। ये उसके साथ घोर अन्याय था और सबका साथ सबका विकास का मंत्र मुझे चैन से सोने नहीं देता था। और इसमें मैंने कहा कि देश में मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में डॉक्टर बने, मातृभाषा में इंजीनियर बने। जिनको अंग्रेजी भाषा पढ़ने नसीब नहीं हुई, उनके सामर्थ्य को हम रोक नहीं सकते। हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है और उसके कारण आज गरीब माँ का, विधवा माँ का भी बच्चा आज डॉक्टर इंजीनियर के सपने देखने लगा। आदिवासी युवाओं के लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों का हमने विस्तार किया है। 10 साल पहले करीब 150 एकलव्य विद्यालय थे, आज 470 है, 470 हो चुके। और अब हम 200 और ज्यादा एकलव्य स्कूल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने सैनिक स्कूलों में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया और सैनिक स्कूलों में हमने बेटियों को भी प्रवेश की व्यवस्था की। आप स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे, पहले बेटियों के लिए उसके दरवाजे बंद थे और आप भी जानते हैं कि सैनिक स्कूलों का महात्मा क्या होता है, उसका सामर्थ्य क्या होता है, जिसने आप जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया है। अब वो अवसर मेरे देश की बेटियों को भी मिलेगा। हमने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए और अभी हमारी सैकड़ों बेटियां देशभक्ति के इस माहौल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं और देश के लिए जीने का जज्बा सहज रूप से उनके भीतर पनप रहा है। आदरणीय सभापति जी, युवाओं के ग्रूमिंग में एनसीसी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम में से जो भी एनसीसी के संपर्क में रहा है उसे मालूम है कि उस उम्र में और उस कालखंड में एक बहुत सुनहरा अवसर होता है व्यक्ति के विकास में, सर्वांगीण विकास में। उसको एक एक्सपोजर मिलता है। बीते वर्षों में एनसीसी में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। हमने उसको भी जकड़ करके बैठ गए थे। 2014 तक एनसीसी में करीब 14 लाख कैडेट हुआ करते थे। आज वो संख्या 20 लाख पार कर गई। आदरणीय सभापति जी, देश के युवाओं में जो उमंग है, उत्साह है, नया कुछ कर गुजरने की इच्छा है, रूटीन काम से भी हटकर के कुछ करने का उनका इरादा है, ये साफ नजर आता है। जब मैंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, मैंने देखा कि आज भी कई शहरों के नौजवानों की टोलियां अपने तरीके से, स्वयं प्रेरणा से स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ा रही है। कोई झुग्गी झोपड़ी में जाकर के शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं,
कई नौजवान कुछ न कुछ कर रहे हैं। इन सारी बातों को देख करके हमें लगा कि देश के युवाओं को एक अवसर मिलना चाहिए, संगठित रूप से प्रयास होना चाहिए, और इसके लिए हमने माय भारत एक आंदोलन शुरू किया है। मेरा युवा भारत, माय भारत। आज करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने उसमें अपनी रजिस्ट्री करवाई है, और देश के वर्तमान विषयों पर चर्चा करना, मंथन करना, समाज को जागरूक करना, सक्रियता से ये नौजवान अपनी प्रेरणा से कर रहे हैं। उनको स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अपने सामर्थ्य से अच्छी चीजों को हाथ लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, खेल का क्षेत्र, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जन्म देते हैं, और जिस देश में स्पोर्ट जितना व्यापक होता है, उस देश के अंदर वो स्पिरिट अपने आप पनपता है। खेल प्रतिभा को बल देने के लिए हमने अनेक आयामों पर काम शुरू किया है। खेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो, उसमें अभूतपूर्व हमने मदद की है, ताकि देश के नौजवानों को एक अवसर मिले। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स, और खेलो इंडिया अभियान हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखते हैं, और हम अनुभव भी कर रहे हैं। पिछले दिनों 10 साल में जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया, भारत ने अपना सामर्थ्य दिखा दिया है, भारत के नौजवानों ने अपना लोहा बनवा लिया है, और उसमें हमारी बेटियां भी उतना ही दमखम के साथ दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय सभापति जी, किसी भी देश को विकासशील से विकसित की जो यात्रा होती है, उसमें जन कल्याण के कामों का अपना महत्व है, लोक कल्याण के कामों का अपना महत्व है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ी ताकत होता है, और विकासशील से विकसित की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजरती है, और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व को समझा है, और हमने इस पर बल दिया है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो ये भी जरूरी है कि वो समय सर पूरे हो, जिसकी हम कल्पना करें, योजना करें, आवश्यकता समझे, लेकिन लटके रहे तो उसका फायदा नहीं मिलता है, उससे टैक्स पेयर का पैसा भी बर्बाद होता है, और देश उस लाभ से वंचित रह जाता है, अनेक सालों तक इंतजार करता है, उसका बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है, जिसको शब्दों में गिना नहीं जा सकता है। कांग्रेस के कालखंड में अटकाना, भटकाना, लटकाना, ये उनका कल्चर बन गया था, और उसके कारण ये राजनीति का हिस्सा था। किस प्रोजेक्ट को करने देना, नहीं करने देना, उसमें राजनीतिक तराजू रहता था। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र नहीं होता था। एक भी नहीं होना। इस कांग्रेस कल्चर से मुक्ति पाने के लिए हमने एक प्रगति नाम की व्यवस्था बनाई, और नियमित रूप से मैं स्वयं इस प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट्स का डिटेल मॉनिटरिंग करता हूं। कभी ड्रोन से भी उस एरिया की वीडियोग्राफी और लाइव इंटरेक्शन करता हूं, काफी मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूं। करीब करीब 19 लाख करोड़ रुपए के ऐसे जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए थे किसी न किसी कारण से, राज्य और केंद्र का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, फाइलों में कहीं लटका पड़ा होगा, इन सारी चीजों का रिव्यू करता हूं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस पर अध्ययन किया, प्रगति के हमारे इनिशिएटिव पर,
और बहुत बड़ा उसने अच्छा रिपोर्ट दिया है। और उसमें उसने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है। उसने कहा प्रगति के इनिशिएटिव के बारे में कहा है। उन्होंने कहा प्रगति के अनुभवों से सीखते हुए अन्य विकासशील देशों के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में क्रांति लाने का एक मूल्यवान अवसर है। ये प्रगति को सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन्होंने सुझाव दिया। पहले काम कैसे होते थे, मैं तथ्यों के साथ कुछ उदाहरण देना चाहता हूं ताकि पता चले कि कैसे देश को नुकसान किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर कुछ एक ही व्यक्ति ने जानबूझ के किया होगा, लेकिन कल्चर डेवलप हो गया और उसका परिणाम हुआ। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हम एग्रीकल्चर, किसान, भाषण तो बहुत बढ़िया दे देते हैं, अच्छा लगता है। भड़काने का काम करने में क्या जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, भड़काते रहो दुनिया को, कोई काम तो करना नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए एक अहम योजना थी, सरयू नहर परियोजना। सरयू नहर परियोजना 1972, सोचिए साहब, 1972 में स्वीकृत हुई थी, 5 दशक तक लटकी रही। 1972 में जिस योजना को सोचा गया, योजना बनी, फाइल पे स्वीकृत हो चुकी, 2021 में हमने आकर के इसको आदरणीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन इन 1994 में स्वीकृत हुई थी। 1994 में ये रेल लाइन भी बरसों तक लटकी रही। 3 दशक बाद आखिरकार हमने 2025 में इसे पूरा किया। आदरणीय सभापति जी, ओडिशा की हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन, हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन 1996 में स्वीकृति हुई थी। ये भी बरसों तक अटकी रही और ये भी 2019 में हमारे कार्यकाल में पूरी हुई। आदरणीय सभापति जी, असम का बोगीबिल ब्रिज 1998 में स्वीकृत हुआ था, ये भी हमारी सरकार ने 2018 में पूरा किया। और मैं ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये कल्चर कितने देश को बर्बाद किया है, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में देश के लिए, देश जिसके लिए हकदार था, जो होने की संभावनाएं भी थी, इस प्रगति का न करते हुए कितनी बर्बादी की है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सही प्लानिंग और समय सही एग्जीक्यूशन, इसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। पीएम गति शक्ति में जो लोग डिजिटल वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए जरूरी है समझना, और मैं तो चाहूंगा इसको राज्यों ने भी उपयोग करना चाहिए। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म में 1600 डेटा लेयर्स हैं हमारे देश के अलग अलग कामों के, और निर्णय प्रक्रिया को तेज करते हैं, सरल करते हैं, और उसको लागू करने में भी बहुत तेजी से उसको लागू किया जा सकता है। तो आज गति शक्ति प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को
गति देने वाला आधार बन गया है। आदरणीय सभापति जी,